इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा गौतम अडानी की है। उनकी कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। आज भी अडानी ग्रुप ने की जो कंपनियां हैं उनके ज्यादातर शेयर जो हैं वो लोअर सर्किट में रहे। अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में पिछले 7 दिन में 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कल मैंने आपको पाठशाला में बताया और आज जब बात हो रही है इसके बीच 2 लाख करोड़ और डूब गए। मतलब धप धप पैसा जो है वो निकला जा रहा है। अडानी के मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। आज भी संसद में बड़ा हंगामा हुआ। इस बीच सरकार ने भी अडानी के मामले में साफ बोल दिया है। पहले आपको सुनवाता हूं कि विपक्ष क्या कह रहा है, फिर बताऊंगा कि आज पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी को लेकर क्या बड़ी बात की। सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। हमेशा हमारा विपक्ष कहता रहा है कि अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारी सरकार की नीतियां और सारी सरकार की एजेंसियां हैं। ये तो बॉस विपक्ष के आरोपों की बात हुई। सरकार का इस मामले में क्या स्टैंड है, क्योंकि विपक्ष इसमें भी राजनीति कर रहा है। वही नैरेटिव है, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं इसलिए ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। जबकि मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई खुद विपक्ष शासित राज्यों में कितना अडानी का इन्वेस्टमेंट है। और अभी आरोप साबित भी नहीं हुए, लेकिन विपक्ष बहुत हड़बड़ी में है कि कैसे अडानी को जो है वो एक तरीके से बेईमान साबित कर ही दे। और ये बात आज विपक्ष के हंगामे के बीच फिर से साफ हुई। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है इस मामले को लेकर, क्या बड़ा बयान आया है, अब एक बार उसको भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात। नो कनेक्शन एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। सरकार साफ कह रही है कि अडानी मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। भाई आरबीआई जो है वो इस मामले में बैंकों से रिपोर्ट मांग चुका है। कल ही मैंने आपको बताया कि आपका कितना लोन वगैरह है वो बता दीजिए जरा। अगर किसी को देखना होगा तो सेबी देखेगा। इसमें सरकार क्या करेगी? सिर्फ इसलिए कि आप कह दे रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार, इसलिए अब सरकार इसमें आकर बयान दे, ये कैसे होगा? सरकार कह रही है कि भाई राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर वही सरकार संसद चलने नहीं दी जा रही। भाई आरबीआई ने बैंकों से डिटेल मांग ली, एलआईसी और एसबीआई भी अपना बयान दे चुके हैं। अडानी के जो शेयर गिर रहे हैं वो शेयर मार्केट का अपना इक्वेशन है जो सेंटिमेंट पर चलता है। और सबको पता है कि इस वक्त अडानी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश विदेश से भी हो रही है और देश में भी हो रही है, तो वो सेंटिमेंट की वजह से शेयर गिर रहा है। इसमें सरकार क्या करेगी? लेकिन चूंकि पूरा नैरेटिव यह गढ़ना है कि नरेंद्र मोदी ने फायदा पहुंचा दिया, इसलिए जो है सरकार से बयान। अरे सरकार क्या करेगी बॉस? अडानी ग्रुप को भले ही शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हो रहा, भले ही गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में काफी नीचे आ गए, काफी नीचे आने के बावजूद अभी भी उनके पास इतना पैसा है कि वो टॉप 20 में हैं। जो लोग इंडिया की बर्बादी के सपने देख रहे हैं क्योंकि उन्हें एक कुर्सी चाहिए, वो ये ध्यान नहीं रख रहे कि ये 10 लाख करोड़ सिर्फ अडानी के नहीं जा रहे, उनमें जो आम लोगों का पैसा लगा है उन आम लोगों को भी नुकसान होगा जिन्होंने शेयर में बहुत मुनाफा भी कमाया इसी अडानी ग्रुप में पैसा लगाकर। लेकिन माहौल बनाया जा रहा और वो माहौल बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि विदेश से तो हो ही रहा है, अपने यहां भी लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गौतम अडानी अपने काम में जुटे हुए हैं। इससे पहले कि आपको बताऊं कि भारत की बर्बादी के सपने देखने वालों को करंट लगाने वाली कौन सी खबर आई है, पहले आपको अडानी के बारे में बताना चाहता हूं। कल उन्होंने जब अपना एफपीओ वापस लिया था तब भी यह कहा था कि वो अपने फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जब अडानी के शेयर्स में भूचाल आया है तब भी अडानी पूरे विश्वास के साथ अपने उन प्रोजेक्ट्स के साथ खड़े हैं जो प्रोजेक्ट्स दुनिया में भारत की कूटनीति के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को लगता है कि अडानी को जो है आप बर्बाद होता देखेंगे तो आप जो है अपनी पॉलिटिक्स चमका लेंगे, बॉस गौतम अडानी उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट अलग अलग राज्यों में है, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत की कूटनीति के लिहाज से भी अडानी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट इजराइल में है। इजराइल में अडानी ने हाइफा पोर्ट खरीदा था। यह इजराइल में भारत के किसी उद्योगपति की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और बीते 10 सालों में किसी कंपनी की तरफ से इजराइल में किया गया सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इस निवेश की अहमियत आज आपको समझनी चाहिए कि कुछ दिन पहले इजराइल में जब हाइफा पोर्ट को अडानी समूह को हैंडओवर देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था
तब इस कार्यक्रम में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। आप खुद सोचिए इजराइल के लिए यह डील कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू अदानी के कार्यक्रम में आए। उन्होंने इस अधिग्रहण को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो बहादुर भारतीय सैनिक थे जिन्होंने हाइफा शहर को मुक्त कराने में मदद की थी। आज बहुत मजबूत भारतीय निवेशक हाइफा बंदरगाह को मुक्त करने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए इजराइल में अडानी को जो है वो सिर आंखों पर बैठा रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो है इन्वेस्टमेंट है, देश के लिए फायदेमंद है। यहां देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे देश में कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। यह अजीब पॉलिटिक्स चलती है हमारे देश में। इजराइल के प्रधानमंत्री इस डील की तुलना बंदरगाह को आजाद कराने से कर रहे हैं। वैसे भारत में कुछ लोग जो अडानी को पानी पी पी कर कोसते हैं, उन्हें तो यही लग रहा होगा कि मोदी नेतन्याहू की दोस्ती के कारण ही अडानी को यह पोर्ट मिल गया। यही नैरेटिव कर देंगे कि मोदी ने कहा होगा नेतन्याहू को कि भैया दे दो इनको। बॉस, उन लोगों की जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए भी ये बता दूं कि यह सौदा पिछले साल जुलाई में ही हो गया था। तब इजराइल में नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे ही नहीं और ना ही उनकी पार्टी सत्ता में थी। एक बार सुनिए फिर आगे की बात। Over these years, we have struck many critical partnerships that include Elbit Systems, Israel Weapon Systems, and Israel Innovation Authority. We have initiated several dozen technologies relationships wherein we have offered the entire Adani portfolio of companies to be a giant sandbox for us to learn together. We are also in the process of setting up an artificial intelligence lab in Tel Aviv. बॉस, देश के उद्योगपति है ना, देश के साथ साथ विदेशों में भी निवेश करते हैं। जाहिर है वो निवेश अपनी कंपनी के विस्तार के लिए, अपने मुनाफे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ निवेश ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हैं। इजराइल के हाइफा पोर्ट में निवेश ऐसा ही स्ट्रैटेजिक निवेश है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजिक निवेश होता क्या है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी रणनीतिक निवेश का मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी में या किसी जगह निवेश करना है। रणनीतिक निवेश का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं होता, बल्कि दूरगामी लक्ष्यों पर ध्यान में रखकर यह निवेश किया जाता है। इजराइल में यह निवेश लॉन्ग टर्म की रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि इजराइल में पोर्ट के बिजनेस में कुछ साल पहले चीन भी उतरा था। अब चीन को टक्कर मिलेगी भारत की कंपनी के स्ट्रैटेजिक निवेश से। तो जिस अडानी को आपके देश के कुछ नेता विलन बताने में तुले हुए हैं, वही अडानी ग्रुप चीन को टक्कर देने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने पैसे से वहां इस हाइफा पोर्ट को खरीदकर। और मैंने पहले ही बताया भैया यहां से कोई सेटिंग गेटिंग नहीं हुई है तो वो दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऐसा चलता नहीं है दुनिया में। इस पोर्ट को लेने के लिए और 10 लोग भी खड़े थे वहां, अपने तरीके से अपनी बोली लगाकर कायदे से ये पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप के नाम आया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बैकआउट नहीं कि वो पोर्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि देश के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पूरे निवेश को विस्तार से आपको समझाता हूं, क्योंकि चाइना वहां पर लगातार एक्टिव हो रहा था और यह भारत के लिए क्या असर दिखाएगा आप उसको समझिए। गौतम अडानी की कंपनी है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स बंदरगाह जिसको कहते हैं, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड SEZ। पोर्ट का अधिग्रहण किया, जिस पोर्ट को खरीदा उस पोर्ट का नाम है हाइफा पोर्ट। इसको खरीदा। यह कहां पर है बॉस? यह है इजराइल में। यह इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है हाइफा पोर्ट, जिसको खरीदा है। शिपिंग कंटेनर्स के मामले में यह इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, अगर शिपिंग कंटेनर्स के मामले में बात कीजिएगा। टूरिस्ट क्रूज शिप के मामले में पोर्ट में 70% हिस्सेदारी अडानी समूह के पास है और 30% की हिस्सेदारी इजराइल की कंपनी गडौत के पास लीज पर है साल 2054 तक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर तो रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी गौतम अडानी ने इजराइल में पोर्ट ट्रांसफर सेरेमनी कर अपने विरोधियों को हैरान कर दिया। इजराइल के हाइफा पोर्ट के अधिग्रहण के लिए गौतम अडानी 2 साल से लगे हुए थे।
पिछले साल जुलाई में अडानी ने इस पोर्ट के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई थी कि उसके आसपास तक कोई दूसरी बोली लगाने वाली कंपनी नहीं थी, क्योंकि फिर वही नैरेटिव गढ़ दिया जाएगा कि अच्छा यहां से फोन गया होगा तो अडानी को दे दिए। ऐसा नहीं होता बॉस। आप देखिए उस आदमी ने कितनी बोली लगाई है, कितना पैसा लगाया है इस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए। अडानी समूह की बोली जो है, जो उन्होंने बोली लगाई कि भैया हम इतने में लेते हैं, बताओ कोई है दूसरा मार्केट में, उन्होंने बोली लगाई 1.18 अरब डॉलर की, जिसको अगर आप कन्वर्ट करने बैठिएगा तो ये करीब करीब बैठता है 9600 करोड़ रुपया। इतना करीब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जो दूसरे नंबर पर बोली लगी थी वो इससे कितनी कम थी पता है? सेकंड नंबर की जो बोली थी, सेकंड, अरे भैया मिट जाओ, हां, सेकंड नंबर की बोली वो अडानी ग्रुप की बोली से 55% कम थी बॉस। 55% कम, यानी अडानी ग्रुप ने 55% ज्यादा पैसा ऑफर किया। ये वो पुरानी फिल्मों वाला नहीं चल रहा, अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर की पुरानी 70 के दशक की फिल्में नहीं आती थी कि किसी ने बोली कितने की लगी है बता दिया और 1 रुपया ज्यादा देके वो बोली अपने नाम कर ली। ऐसा नहीं है बॉस। अगर पता रहता, सेटिंग गेटिंग का खेल होता, तो 55% जो है वो ज्यादा रकम देकर नहीं खरीदते, 5% 10% ऊपर करते, भाई जिसकी बोली ज्यादा उसको मिल जाता। 55% पैसा ज्यादा दिया है अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट को खरीदने के लिए। खुद इजराइल की सरकार का अनुमान था कि $870 मिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अडानी का निवेश इजराइल के निवेश की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था, क्योंकि उनको यह पोर्ट अपने हाथ से जाने नहीं देना था, क्योंकि यह भारत के लिए भी रणनीति के तौर से इंपॉर्टेंट था, चीन को टक्कर देने के लिए इंपॉर्टेंट था। इजराइल सरकार की उम्मीद से भी बड़ा ऑफर अडानी समूह ने दिया और तब पोर्ट अपने नाम किया। जब इजराइल की कंपनियों को अडानी के ऑफर की कीमत का पता चला तो वो कंपनियां इस डील के लिए बोली लगाने से पीछे हट गई। उन्होंने बोला भाई हमारे बूते का नहीं है। 7,000 करोड़ जो है वो खुद सरकार कह रही है, ये आदमी 9600 करोड़ देने की बोली लगाकर बैठा है, हम नहीं दे पाएंगे इतना। मतलब अडानी ने इजराइल के हाइफा पोर्ट को हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अडानी समूह को यह डील ऐसे ही नहीं मिल गई। अडानी को पोर्ट संचालन में उसके लंबे अनुभवों की वजह से भी डील मिली। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का नाम आपने सुना होगा, जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट का ऑपरेशन अडानी पोर्ट्स के पास ही है। पोर्ट्स बिजनेस में अडानी समूह की मौजूदगी का आंकड़ा अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पास कितना अनुभव है देश का। अच्छा, जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनकी खुद की सरकार के वक्त अडानी ग्रुप को ये पोर्ट्स मिले, लेकिन वो उस पर कोई बात ही नहीं करते। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर, पोर्ट्स और टर्मिनल का संचालन वो अडानी ग्रुप के पास है। देश के जो सारे पोर्ट्स हैं, सारे पोर्ट्स, उसका करीब करीब 24% जो है वो अडानी समूह के पास है। अब आप बताइए, 24% वो अडानी समूह के पास है, सारे बंदरगाहों का 24%। तो क्या ये अकेले किसी एक आदमी ने दे दिया क्या? अडानी के पास जो 13 पोर्ट है, 13 पोर्ट अडानी ग्रुप के पास है इस वक्त, वो मोदी सरकार में नहीं मिले थे। जो लोग सोच रहे हैं कि मोदी ने सारे पोर्ट्स अडानी को दे दिए होंगे उठा के, वो इतिहास खंगालें। 90 के दशक से अडानी पोर्ट्स के बिजनेस में है और तब से कई सरकारें आई और गई, अडानी समूह को पोर्ट्स मिलते गए। और जो गुजरात में मिले वो तो कांग्रेस की सरकार के समय मिले। लेकिन ये सब आपको कोई बताएगा नहीं। हवा में लोग तैर रहे हैं, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी गाना बज रहा है और उसमें कुछ लोग नाच रहे हैं। हाइफा पोर्ट भारत से बाहर पश्चिमी देश में अडानी समूह का पहला पोर्ट अधिग्रहण है। इजराइल के हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण अडानी का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। अभी कुछ देर पहले मैं इसके बारे में आपको बता रहा था, अब उसी पर दोबारा लौटूंगा और डिटेल दूंगा। हाइफा पोर्ट अडानी के लिए स्ट्रैटेजिक परचेज या इन्वेस्टमेंट क्यों है, इसके लिए आपको हाइफा पोर्ट की लोकेशन को समझना होगा। हाइफा पोर्ट की अगर आप लोकेशन को समझेंगे, ये अगर आप यहां पर मैप से देखें, ये मैप यहां पर डालिए जरा, जो आपको जानकारी दे रहा हूं इसको समझिए, एक एक डिटेल समझिएगा ना, तब बात समझ में आएगी कि इस आदमी ने क्या किया, इनके समूह ने क्या किया और ये किस तरह की चीज है। जो आपको यहां पे तस्वीर डालिए जरा, ये तस्वीर है,
ये मैप आप देख रहे हैं और ये जो आप यहां पर गोल ये देख रहे हैं, इसको हाइफा पोर्ट कह रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये दिखाइए, जरा जूम करके दिखाइए। तो ये जो है, ये देखिए, ये हाइफा पोर्ट है जिसकी बात हो रही है यहां पर, और इसके आसपास आप देख रहे हैं सऊदी अरब है, सीरिया, तुर्की, इजिप्ट, ये सारी चीजें मौजूद है, सारे लोकेशन मौजूद है। उत्तरी हिस्से, इजराइल के उत्तरी हिस्से में भूमध्य सागर के किनारे बनाया गया हाइफा पोर्ट है। हाइफा पोर्ट जहां मौजूद है उसके आसपास कौन कौन से देश हैं वो भी आपको दिखा रहा हूं, एक बार जरा जूम करके दिखाइए। अगर आप देखेंगे यहां पर आपको लेबनान नजर आएगा, सीरिया नजर आएगा, देख रहे हैं यहां पे सीरिया है बिल्कुल पास में। नीचे की तरफ मिस्र है, इजिप्ट, लीबिया मौजूद है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है। ऊपर की तरफ आप देखिएगा टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, और आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन भी आपको नजर आएगा। वो ये पूरा इलाका जो है वो स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीस है, बुल्गारिया है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां टर्की आपको दिखा रहा हूं, यहां इटली है, ये सारा, और इधर ईरान है। मतलब हाइफा पोर्ट से यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देशों में व्यापार के लिए नए मौके खुल जाएंगे। हाइफा पोर्ट से भारत का रूट भी आपको समझा देता हूं, वो भी देखिए जरा, आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करेगा। अगर आप देखेंगे यहां पर हाइफा पोर्ट है, ये देख रहे हैं आप, जरा जूम करके दिखाइए, और यहां पर इंडिया है, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इंडिया है, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए तो आपको यहां पर नजर आएगा कि यहां पर हाइफा पोर्ट, ये देखिए यहां हाइफा पोर्ट और यहां पर अपना इंडिया। भारत के मुंद्रा पोर्ट से कोई जहाज भारतीय सामानों को लेकर जाएगा तो वो अरब सागर में खाड़ी देशों से होता हुआ लाल सागर में जाएगा, और वहां से स्वेज की खाड़ी में होता हुआ स्वेज नहर में दाखिल होगा, और वहां से सीधा हाइफा पोर्ट पर पहुंचेगा। वैसे अभी भी भारत के जहाज इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाइफा पोर्ट के भारतीय कंपनी के हाथों में आने के बाद भारत से इंपोर्ट की राह और ज्यादा आसान होगी। इजराइल के हाइफा पोर्ट की कमान अपने हाथों में लेने के बाद अडानी समूह के पास यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में व्यापार की राह आसान होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडानी को ही इससे फायदा होगा, भारत की कंपनियों को भी इससे आगे चलकर फायदा जरूर होगा। हाइफा पोर्ट से होने वाले कारोबार के बारे में अगर आप सुनेंगे, वहां पर जिस हाइफा पोर्ट की बात कर रहा हूं वहां पर कितना व्यापार होता है इसको आप समझिए। करीब करीब जिस हाइफा पोर्ट की बात कर रहा हूं, हाइफा पोर्ट बंदरगाह, यहां पर करीब करीब 14,63,000 कंटेनर आते हैं। तो ये एक बड़ा पोर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर 29,53,000 टन का इतने का कार्गो आता है, कार्गो आता है। इतना ही नहीं, यहां पे जो क्रूज चलती है उसमें हाइफा क्रूज टर्मिनल पर करीब 3,70,000 क्रूज यात्री आते हैं। इस हाइफा पोर्ट की बात कर रहा हूं, 3,70,000 पैसेंजर आते हैं। यह इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट अडानी समूह को मिलना सिर्फ कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। इजराइल के पोर्ट किसी भारतीय कंपनी को मिलना चीन को भारत की चुनौती भी है। आप सोच रहे होंगे कहां इजराइल, कहां चीन। इजराइल में पोर्ट से चीन को कैसे चुनौती मिलेगी? दरअसल चीन की कंपनी चाइना शांघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप ने हाइफा में ही एक नए पोर्ट को डेवलप किया और 2021 में उसे 25 साल की लीज पर ले लिया था। इजराइल में चीन की कंपनी का आना अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी खतरा था। उस पोर्ट से चीन, इजराइल, यूरोप और अफ्रीका के देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता था। अब अडानी के हाथों में हाइफा के मुख्य पोर्ट की कमान आने के बाद चीन को चुनौती मिलेगी। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसको भी अडानी समूह ने बड़ा झटका दिया था। अडानी समूह ने चाइनीज कंपनी से भी बड़ा पोर्ट अपने हाथों में लेकर चीन की चाल को नाकाम कर दिया। इजराइल जैसे पश्चिमी देश का हाइफा पोर्ट तो अडानी समूह को मिल गया, लेकिन भारत के से बाहर ऐसे कई पोर्ट और एयरपोर्ट हैं जिन्हें भारत सरकार या तो खुद चलाती है या फिर भारतीय कंपनियां ऑपरेट करती हैं। जैसे चाबहार पोर्ट, ईरान इस पोर्ट को बनाने में भारत ने ईरान के इस पोर्ट को बनाने में मदद की। इससे अफगानिस्तान, ईरान में चीन की दखल पर लगाम लगेगी। फिर है चट्टोग्राम और मंगोला पोर्ट बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बांग्लादेश में चीन की दखल रुकेगा। कोलंबो पोर्ट का वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, यह श्रीलंका में है। कोलंबो पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने और ऑपरेट करने का काम अडानी पोर्ट को मिला। श्रीलंका में चीन की दखल रोकने में इससे भी मदद मिलेगी।
सितवे पोर्ट म्यांमार में 2016 में भारत ने म्यांमार में सितवे पोर्ट का निर्माण किया। इससे म्यांमार में चीन का दखल रोकने में मदद मिली। तो हर खबर को इतने छोटी नजर से नहीं देखना चाहिए कि आपको सिर्फ कह दिया गया कि अडानी अंबानी और आप उसमें बह गए। पूरी खबर को समझिए, देश के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे चीन के मामले में भारत को मजबूती मिल रही है, ये सब भी समझना होगा। और अब आपको वो भी खबर बता दूं जिससे भारत की बर्बादी का सपना देखने वालों को झटका लगेगा। अडानी के मामले को लेकर कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे भारत ही बर्बाद होने वाला है। ऐसा दुष्प्रचार करने वाले ये भूल जाते हैं कि आईएमएफ लगातार भारत को दुनिया का ब्राइट स्पॉट बता रहा है। आज ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी और मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि वो भारत को लेकर बहुत ही ज्यादा आशावान है। उनके ये शब्द हैं कि आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडिया, मतलब मैं भारत को लेकर बहुत आशान्वित हूं। ये एप्पल का सीईओ कह रहा है उस वक्त जब भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। टिम कुक कह रहा है भैया हमको भी इंडिया में होप दिख रही है, बहुत कमाल का देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो जो लोग बर्बादी का सपना देख रहे हैं वो सपना देखते रहें, दुनिया को ये नहीं दिख रहा, दुनिया को भारत में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और एप्पल बहुत जल्द अपने रिटेल को भारत लाने वाला है, भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर भी खोलने जा रहा है। तो ये पूरी बात आज आपको इसलिए बताई कि आपको समझ में आए कि गिरते शेयर और उस पर हो रही राजनीति के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप तक पहुंचने नहीं दी जाती, आपको वो भी जानना चाहिए।